नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आप लोगों ने तीनों मास्टर वीडियो को देखा होगा और एक कम समय में क्रमानुसार सारे अनुच्छेदों का अध्ययन जो है आप कर पाए होंगे। तो जैसा कि हमारा लास्ट क्लास की यदि हम बात करें तो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी ली थी। तो आज की ये जो क्लास होने वाली है इसका मेन उद्देश्य यही है कि भारत संविधान के जितने भी लक्ष्य और उद्देश्य हैं या फिर अनुच्छेदों के माध्यम से जो उसमें वर्णित जितनी भी चीज़ें हैं उनको आसान भाषा में आपके सामने रखना, ताकि आप लोग उससे भली भांति अवगत हो पाएँ कि हमारा भारत का संविधान कितना बृहत है, कितना विशालतम है। और जितने भी हमारे भारतीय संविधान को बनाने वाले जितने भी व्यक्ति थे, तो उनका कितना एक अनूठा योगदान रहा है जो हमें एक विशालतम संविधान को हम जो है अनुग्रहित कर पाएँ। तो आज की कक्षा में हम यही सीखेंगे। और साथ में कुछ छात्रों का मेरे पास मैसेज आया था, तो वो थोड़ा-सा जानना चाहते थे कि हम जो है अपनी लेखन शैली को और किस तरह से जो है विकसित कर पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि लेखन शैली जो है वो व्यक्तित्व के जो उसका मतलब कह सकते हैं कि उसकी सोच है, वो विचारों के माध्यम से आप लिखने के माध्यम से ये व्यक्त करते हो कि व्यक्ति क्या सोचता है या कैसे उसके भाव है, कैसी भंगिमा है, कैसे विचार हैं। तो लेखन शैली का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य तो हमारा यही होता है कि बेसिकली आप जो है प्रतिदिन एक पेज लिखें, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में लिखते हो, हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो या फिर उर्दू में लिखते हो। और जैसे-जैसे आप लेखन शैली को विकसित करते जाएँगे, तो धीरे-धीरे आपके अंदर जो है सोचने की क्षमता भी विकसित होती जाएगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्रतिदिन कोई भी एक प्रश्न उठा लें और उसको जो है आप उसको कम से कम एक बार लिखें। धीरे-धीरे ये आपके अंदर आदत आती जाएगी, तो पहले आप जो है उसी सेम चीज़ को फिर नेक्स्ट डे लिखें, फिर उसके बाद वही लिखें। फिर जब 3 या से 4 बार आप एक वीक में लिख लोगे, तो आप उसी को दोबारा से रीचेक करो और उसमें ये सोचो कि वो प्रश्न में हम क्या दोबारा से ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या हमारे में कमी रह गई। देखिए, हमसे अच्छा कोई और शिक्षक नहीं हो सकता, हम अपने आप को जाँच सकते हैं कि हमारे अंदर कहाँ पे लिखने में कमियाँ आ रही हैं और उसको हम कैसे सुधार पाएँ। और लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो आपका लेखन कला है और लिखने की जो आप हैंड राइटिंग लिखते हैं, लिखावट होती है, तो बिल्कुल आराम-आराम से लिखें, कोई उसमें जल्दबाजी ना करें, तभी जो है आप एक प्रॉपर अपना आंसर को लिख पाएँगे। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये चीज़ ऐड करें कि जो मुद्दे समसामयिक मुद्दे हैं, उनको भी भारतीय संविधान का यदि आपको कहीं पर डिस्क्रिप्टिव में आंसर लिखना है, तो आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की विषय वस्तु। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को यदि हम बात करें तो ये मुख्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है हमारा नैतिक कर्तव्य, दूसरा राजनीतिक है और तीसरा हमारा होता है विशेष कर्तव्य। तो हम यहाँ पर एक-एक कैटेगरी के सारे जो हमारे भाग दिए हैं उनको हम अध्ययन करेंगे कि ये कैटेगरी हमें क्या बताती है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पहला कर्तव्य हमारा ये होता है स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ आदर्शों का पालन करना। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो भारत की स्वतंत्रता है वो अनेक शहीदों के बलिदान के बाद ही हमें प्राप्त हो पाई है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम जो इस स्वतंत्रता के मूल आदर्श हैं, कुछ आदर्श लोगों द्वारा बताए गए हैं, उन पर चलें और अपने राष्ट्र को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाएं। उसके बाद जो हमारा दूसरा कर्तव्य आता है राष्ट्र की सामंजस्यपूर्ण स्थिति को बनाए रखना। तो राष्ट्र में जैसी भी स्थिति हो हमें अपने राष्ट्र का साथ बनाए रखना है और उसकी एक गरिमा और उसके गौरव को जो है हमें उस पर ध्यान भी रखना है। उसके बाद बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूसरों में मानव की भावना का विचार विस्तार भी करना चाहिए, ताकि जो देश है वो वैज्ञानिकता यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तरक्की कर सके और हमें एक जो है लोगों के बीच मानवता का भी भाव रखना चाहिए। उसके बाद है प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति का प्रयास। देखिए, अब आज के अगर हम विभिन्न आयामों को देखें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो निर्भरता है वो उसके विभिन्न आयामों पर निर्भर करती है। जैसे हम यदि बात करें कि देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, उसके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन बहुत अच्छे हैं उसके पास, उसके यहाँ जो स्वास्थ्य चिकित्साएँ सेवाएँ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, विपणन की सुविधाएँ भी बहुत अच्छी हैं, या फिर हम बात करें शिक्षा प्रणाली भी बहुत अच्छी है। तो किसी भी देश के ये आधारभूत स्तंभ है, जब ये सारे स्तंभ हमारे जो है एक स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा देश भी है उसकी उन्नति और विकास भी जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाएगा। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इनका पालन करें।
उसके बाद हम बात करते हैं समान मदद की भावना का विकास करना। सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना, उनकी मदद करना, एक जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी, तो उसका प्रचार-प्रसार करना भी एक हमारा मौलिक अधिकारों के या फिर कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। उसके बाद है हमारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो इस पर संविधान में अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं और एक ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि हमारे आस-पास कोई व्यक्ति अगर कोई बालक 6 से 14 वर्ष के बीच में है तो वो कोई भी ऐसा मेहनतपूर्ण कार्य ना करे, वो श्रम ना करे, क्योंकि वो जो स्थिति उसकी एज होती है वो पढ़ने की होती है, तो उसको शिक्षा का संपूर्ण अधिकार मिले। तो इसका भी हमें ध्यान रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ राजनीतिक कर्तव्य होते हैं हमारे, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी हैं, जैसा कि संविधान, राष्ट्र और राष्ट्रगान का आदर करना। तो हमारा जो राष्ट्र के मुख्य दस्तावेज है संविधान, हमें उसका आदर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इनका भी हमें सम्मान पूर्णतः करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की प्रभुता, अखंडता, एकता को बनाए रखना। तो भारत की एकता को और अखंडता को बनाना, उनको एक धागे में पिरोकर सब जगह उसका फैलाना, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना, क्योंकि हमारा देश है तो हमें ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी और जो है इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना और कुछ खास मौक़ों पर राष्ट्र की सेवा के लिए भी सर्वोत्तम हमारी यही प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। आगे बात कर लेते हैं, कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं हमारे, जैसे प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना। देखिए, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण से तात्पर्य यही होता है कि हमें प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ों का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और यदि उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को फिर हम शायद वो चीज़ें ना दे पाएँ जो हम लोग देख पाते हैं। तो हमें जो है सबसे पहली चीज़ होती है हमारी प्रदूषण। प्रदूषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें उस पर गहन चिंतन और विचार करना चाहिए, तभी हम प्रदूषण जैसी समस्याओं से निजात पा पाएँगे। उसके बाद जैसे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए हमें, पानी का हमें जो है मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनका हमें संरक्षण खुद ही करना पड़ेगा। आस-पास सफाई रखें, अधिक से अधिक मात्रा में जो है हम कम संसाधनों का उपयोग करें ताकि जो है प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे लिए क्योंकि सीमित हैं, तो उनका उपयोग कोई फिजूल खर्ची में ना करें, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति भी एक तरीके से हमारी संपत्ति होती है और उसकी ज़िम्मेदारी सरकार की तो है ही, साथ में जो भारत के नागरिक हैं उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है, सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि वो सामूहिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर अपनत्व की भावना से उसकी सेवा करें, उसकी रक्षा करें। तभी जो है हम उनका जो अच्छे से सदुपयोग कर पाएँगे और अपने राष्ट्र को जो है एक अच्छी ऊँचाइयों और बुलंदी तक ले पाएँगे। तो ये कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य थे जिनके बारे में आपने समझा। तो फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई क्लास के साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।